सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट वीबीएल को डिस्कस करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा। इस वीडियो में जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगा। इस वीडियो में किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो। एक बेटर क्लैरिटी के लिए इस वीडियो को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें वीबीएल के बारे में, तो ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है और आज के दिन एफएमसीजी कंपनीज आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखी है। और निफ्टी एफएमसीजी का अगर इंडेक्स देखोगे तो वहाँ पर आपको 3% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है। और उसके अलावा एक और सेक्टर है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, और निफ्टी ऑटोमोबाइल के इंडेक्स को अगर देखोगे तो वहाँ पर करीब 2% के आसपास ये तेज़ी दिख रही है। तो आज के दिन ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करते हुए दिखे। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो इसके पीछे का रीज़न दोस्तों बजट है। अब आपने ऑटो सेक्टर से रिलेटेड या एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड कोई बजट में कोई बड़े अनाउंसमेंट नहीं सुना होगा, बट कुछ ऐसी चीज़ें आपने ज़रूर सुना होगा जिसका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बेनिफिट हम विटनेस कर सकते हैं ऑटो सेक्टर में और एफएमसीजी सेक्टर में। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एफएमसीजी कंपनीज़ हो या फिर ऑटो कंपनीज़ हो, इन सारी कंपनीज़ के मैनेजमेंट की तरफ से लगातार एक स्टेटमेंट्स आ रही थी और वो स्टेटमेंट्स था स्लो डाउन का। और स्लो डाउन की स्टेटमेंट क्यों दिख रही थी? क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा था ही नहीं खर्च करने के लिए। अब बात करें एफएमसीजी सेक्टर के बारे में, तो उनके जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रही थी कि अर्बन रीजन से उनको उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है। अब इसका एक कंक्लूजन निकला कि अगर इकोनॉमिक को बढ़ाना है तो इसका मतलब लोगों को खर्च करना पड़ेगा। अब लोगों को खर्च करना है तो उसके लिए उनके पास पैसे भी होने चाहिए। बट अभी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था पैसे को सेव करने में, और इस वजह से क्लियर हमें एक स्लो डाउन वाली चीज़ें देखने को मिल गई एफएमसीजी सेक्टर में और ऑटो सेक्टर में। और इनफैक्ट अगर हम इंडिया के बोल सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वो भी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इस फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर नहीं हो पाएगा, ऐसा भी गवर्नमेंट का कहना था। तो अभी टैक्स रिलीफ जो हमें देखने को मिला है उसके वजह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बेनिफिट हमें ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर्स में आता हुआ देखने को मिलेगा। जो कि दोस्तों काफ़ी सारी न्यूज़ आर्टिकल्स भी आपको यही चीज़ हाईलाइट करते हुए देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मेंशन भी किया गया है कुछ कंपनीज़ को, जिसमें मारिको को आप देख सकते हैं, वीबीएल को देख सकते हैं। इन सारी कंपनीज़ में अच्छी तेज़ी आज के दिन विटनेस करने को मिली थी। अब इसके पीछे का प्रॉपर रीज़न बजट ही था। अब देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्लियर देखने को मिलेगा कि इनकम टैक्स रेट में चेंजेस हमें देखने को मिला है, और इस चेंजेस की वजह से अब जो आम लोग हैं, यानी कि जो बोल सकते हैं पहले खर्च किया करते थे वो टैक्स के बढ़ने की वजह से खर्च नहीं कर पा रहे थे, अब न्यू टैक्स रिजीम की वजह से उनके पास अल्टीमेटली पैसा बचेगा और इस वजह से वो लोग ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। और इस वजह से एफएमसीजी कंपनीज़ के नंबर्स सुधर सकते हैं, ऑटो सेक्टर के नंबर सुधर सकते हैं। इसकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से मार्केट आज के दिन ऊपर थी, और मार्केट नहीं, इनफैक्ट इन दोनों कंपनीज या फिर इन दोनों सेक्टर्स में आपको आज के दिन तेज़ी देखने को मिली थी। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक वेबिनार के बारे में जो कि हमने अरेंज किया है आपके लिए। और ये वेबिनार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि इस बियर मार्केट में आपको पैसा बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और जब बुल मार्केट आएगा तो आपका पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अब इससे पहले भी हमने वेबिनार अरेंज किया था, 3 से 4 हज़ार लोग उसको अटेंड भी किए थे, काफ़ी अच्छा हमें फीडबैक भी मिला। बट प्रॉब्लम यह था कि उस टाइम जितने भी लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वो इतने ज़्यादा बल्क में थे कि सभी का रिप्लाई दे पाना काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया है कि इस बार उतने सारे लोगों को इस वेबिनार में हम ऐड नहीं करेंगे, जिनको ज़रूरत होगी उन्हीं को हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप डेट देख सकते हो। डेट हमने रखा है 8 फरवरी सैटरडे का। टाइम आप देख सकते हैं 9:30 PM टू 11:55 PM। और इसका कॉस्ट रहने वाला है 499 का। कॉस्ट हमने इसलिए रखा है क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोग आ गए थे, सभी की रिप्लाई हम नहीं दे पा रहे थे। तो इस बार हम चाहते हैं कि उतने ज़्यादा लोग नहीं आए, जिनको ज़रूरत है उन्हीं की एंट्री हो, और जो उनकी क्वेरीज़ हैं उनके क्वेरीज़ को हम अच्छी तरह से क्लियर कर पाएँ। और इसके लिए हमने एक सपोर्ट ग्रुप भी रखा है 3 मंथ का। वहाँ पर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज़ अगर होती हैं, मार्केट से रिलेटेड हो या टेक्निकल से रिलेटेड हो, तो डायरेक्टली अपनी क्वेरीज़ को आप डाल सकते हैं, उसको मैं पर्सनली शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वेबिनार में आप सीखने क्या वाले हो, तो इसके कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो 30 से 40% नीचे है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है?
रीज़न दोस्तों ये है कि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें एंट्री स्टॉक में कहाँ लेनी है, तो वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा एंट्री कहाँ नहीं लेनी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और जब मार्केट गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम लॉसेस हो, ये कैसे होगा ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा जो फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। और साथ में मार्केट से पैसा कैसे बनाना होता है उसके भी काफ़ी सारे आपको फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये जो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर दिख रही हैं, यही सारी डिटेल्स आपको मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं इस वेबिनार से, तो लिंक मैंने आपको अपने व्हाट्सएप का दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। लिंक के थ्रू आकर अपनी क्वारीज आप मुझसे डाल सकते हैं। मैं पर्सनली सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर भेज दूंगा, जिसके थ्रू आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब CDSL को लेकर लगातार एक क्वेरीज आ रही थी कि पिछले कई टाइम से CDSL के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो वो परफॉर्मेंस हमें पहले की तरह देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसा क्यों? तो देखो दोस्तों, इसके लिए हम CDSL के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के चार्ट को डिस्कस करेंगे। सो देखो, एक टाइम पे CDSL का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हमें 100 के ऊपर देखने को मिलता था और अभी बीच में 80-90 के आसपास देखने को मिलती थी। तो वो क्यों देखने को मिलता था? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है, जब मार्केट में एक बुल रन आता है तो उस टाइम CDSL जैसी कंपनीज या फिर कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करती हैं और उस टाइम इनके वैल्यूएशंस भी आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और वही जब बियर रन आता है तो उसके बाद आप देखोगे कि इनके वैल्यूएशंस में कितनी बड़ी ड्रॉप देखने को मिलती है। एक टाइम पे CDSL का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 100 के ऊपर हुआ करता था कोविड के बुल रन के टाइम, और जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से मार्केट में एक बियर रन देखने को मिला तब इसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 34 पे आ गई थी। और उसके बाद मार्केट में वापस से जब तेज़ी दिखी तो उसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 90 के ऊपर जाती हुई दिखी थी। और अब वही वापस मार्केट में जब करेक्शंस दिखी हैं या फिर बियर रन जो मार्केट में आया है, उस वजह से वंस अगेन CDSL के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में ह्यूज ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि करीब करीब 30-40% है। तो गिरावट का रीज़न मैंने आपको समझा दिया, जिससे आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि CDSL में गिरावट क्यों हो रही है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस गिरावट से हमें डरना चाहिए। तो देखो, किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि जो भी कंपनी प्रॉफिटेबल है और वो अपने प्रॉफिट्स को ग्रो करने का क्षमता रखती है, तो वो कंपनी में मैक्सिमम लोगों का पैसा नहीं डूबता। मैं यहाँ पर CDSL को होल्ड या बाई करने का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि पैसा उसी कंपनी से बनता है जो कंपनी अल्टीमेटली पैसा कमा रही हो। अब इसके सेल्स ग्रोथ अगर देखोगे तो पिछले 5 साल का ग्रोथ रेट आपको कितना दिखेगा, 32.85% से। और वही 1 साल का ग्रोथ रेट अगर देखोगे तो वह है 46% और 3 साल का 33%। और वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल का जो CAGR है वो 29% का है, 1 साल का 52% है और 3 साल का 27% है। मतलब कंपनी पैसा कमा रही है। बियर मार्केट में पैसा कमाने की जो स्पीड है उसमें गिरावट इस कंपनी को फेस करना पड़ता है, और इसी एक चीज़ों की वजह से CDSL पिछले कुछ टाइम में लगातार आपको अंडर प्रेशर दिखी है। तो गिरावट के रीजंस आप समझ गए होंगे, और इसके वैल्यूएशंस में क्या क्या खेल होती है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो में सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो दोस्तों, कल के दिन या फिर बोल सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, ये सारी कंपनीज जो रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है वो फोकस में रह सकती है। क्यों रह सकती है भाई? क्योंकि इन सारी कंपनीज के जो सेक्टर्स हैं यानी कि रिन्यूएबल सेक्टर, उसको लेकर बजट में कुछ बड़े जंप हमने विटनेस किया है। अब देखो, पिछले साल बजट में जो रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर एलोकेशन किया गया था बजट का, वो लगभग 17,000 करोड़ था, बट इस बार जो एलोकेट किया गया है वो 53% ज़्यादा है। अब ये 53% का नंबर आपको इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आपने रेलवे डिफेंस सेक्टर के जो बजट में जंप देखा है वो इतने बड़े जंप नहीं दिखा है, क्योंकि उनका ऑलरेडी बजट ज़्यादा होता है। बट ये सेक्टर एक न्यू सेक्टर है और यहाँ पर जंप ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी इनको कम ही दिया गया था। अब इनका नंबर 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ तक जब जाएगा तब आपको 50% की तेज़ी थोड़ी दिखेगी, उस टाइम आपको बजट एलोकेशन कम दिखेगा। तो अभी नंबर छोटा सा है, इस वजह से जंप आपको 50% के ऊपर दिख रहा है, और इस वजह से जितनी भी रिन्यूएबल कंपनीज हैं वो थोड़ा फोकस में आ सकती हैं। अब देखो दोस्तों, 2021 की अगर हम बात करें, 2021 के फाइनेंशियल ईयर से तो अब तक रिन्यूएबल एनर्जी के बजट में 904% की जंप हमें देखने को मिल चुकी है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हम बोल सकते हैं। इस बार का जो बजट एलोकेट किया गया है रिन्यूएबल सेक्टर के लिए वो 26,549 करोड़ का है, और ये पिछले साल से 53% ऊपर है। तो इस वजह से बोल सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज जो EPC कंपनीज हो या फिर
फाइनेंस कंपनी हो या फिर आप बोल सकते हैं और भी कंपनीज लाइक मैन्युफैक्चरर, तो उन सारी कंपनीज़ को ज़्यादा कामकाज मिल सकती है। तो वारी रिन्यूएबल एक ईपीसी कंपनी है, तो इस वजह से वारी रिन्यूएबल जैसी कंपनीज आप थोड़ा सा चाहो तो वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, बट हाँ इसको रिकमेंडेशन की तरह मत समझना। कंपनी प्रॉफिटेबल है, इस वजह से मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अदरवाइज किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही पहले था और ना ही आगे रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है कॉन आर्ट इंजीनियर्स। अब रिसेंटली इस कंपनी ने दोस्तों स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। अब स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है और उसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है जो कि है 19 फरवरी का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये खबर आपके लिए अच्छी है, शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हो कंपनी को, क्योंकि छोटी कंपनी है तो रिकमेंडेशन नहीं है, बट न्यूज़ थी इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।